शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के हस्तरेखा विज्ञान के संदर्भ में। आज का हमारा जो विषय है, हस्तरेखाएं बोलती हैं। आपकी अपनी हथेली में बनी हुई रेखाएं बोलती हैं। आपके हाथ में जो ग्रह पर्वत हैं, ये पर्वत कुछ न कुछ आपस में एक दूसरे पर्वत के प्रति कुछ ऐसा संबंध बना करके ऐसा संबंध बनाते हैं जिससे लगता है कि ग्रह पर्वतों की आवाज गूंजती है। ग्रह पर्वतों की आवाज किस तरह से गूंजती है, कैसे गूंजती है, और इनसे जो शब्द निकलते हैं वह शब्द ध्वनि के रूप में अथवा चेतना के रूप में किस तरह से परिवर्तित होकर के आप उनको समझ सकते हैं और किस तरह से वो आपको सुनाई देते हैं। दर्शकों, यह जानना अति आवश्यक है। यदि इस तरह की स्थिति आप स्वयं या इस तरह की अनुभूति यदि आप स्वयं अपने आप में करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हस्तरेखा से संबंधित बहुत कुछ जानकारियाँ आपको स्वतः ही मिल जाएंगी। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हस्तरेखा विज्ञान यह एक अद्भुत और चमत्कारिक विज्ञान है। हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां आप दे सकते हैं और स्वयं में अपने हाथ के हथेली में बनी हुई रेखाओं को देख करके बहुत कुछ जानकारी स्वयं में अपने आप में आप ले सकते हैं। दर्शकों, इसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो आपका ये अपना हाथ है, उस हाथ में कैसे किस तरह से आपको किन किन बातों की जानकारी और कहाँ कहाँ से किन किन पर्वतों से और विभिन्न जो पर्वत हाथ में जो बने होते हैं, इन पर्वतों से कैसे किस तरह की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ इसे हस्तरेखा विज्ञान कहा गया है, यानी कि सामुद्रिक शास्त्र, अंग्रेजी में पोमेस्ट्री। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विज्ञान अद्भुत विज्ञान है, चमत्कारिक विज्ञान है और इसमें हाथ की रेखाओं में और हाथ की हथेली में बने हुए जो ग्रह पर्वत है, उन पर्वतों में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए इसको यदि हम गुप्त विज्ञान भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गुप्त विज्ञान के साथ साथ इसको गुप्त विद्या भी कह सकते हैं। इस विद्या के रहस्य को केवल सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित विद्वान ही जान सकते हैं, जो अपनी इस विषय में अच्छी पकड़ बनाए रखे हुए हैं और जिनकी अच्छी पकड़ बनी हो। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हस्तरेखा विज्ञान का जो एक अद्भुत और वैज्ञानिक जो आधार है, ये वैज्ञानिक आधार क्या है इसके पीछे। बहुत से लोग हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग नहीं भी रखते हैं। जो लोग नहीं रखते हैं विश्वास, यानी कि उनको इस विज्ञान के द्वारा बहुत कुछ जो जीवन में जानकारियां मिलनी चाहिए उससे वह अछूते रह जाते, यानी कि
उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है, लेकिन जो होने वाला है वो होता ही रहता है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में हमने एक आपको ये हाथ का आकार यहाँ पर बनाए रखा है, यानी कि बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप किस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा बताने में सक्षम होंगे और कहाँ से क्या कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके जो हाथों में जो हथेलियाँ हैं, उन हथेलियों को आप सीधे तौर पर ऐसे करके आगे रखिए और इन हथेलियों में आप अपनी दृष्टि डालें। हो सके तो यदि आप बहुत जो बारीक रेखाएं हैं, जो स्पष्ट तौर पर आप जिनको देखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, तो उन बारीक रेखाओं को कैसे देखेंगे, इसके लिए आप लेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेंस के द्वारा आप साफ सुथरी तौर पर जो है रेखाओं का अध्ययन कर सकते हैं, रेखाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना यह है, क्योंकि बहुत से लोगों के हाथ की हथेलियों में सदैव, अगर बहुत से लोगों को एक साथ बैठाया जाए और उन सबका एक साथ अध्ययन किया जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, यानी उन लोगों के हाथ में, जितने भी लोग वहाँ पर आप जिनको बैठाते हैं, उन सबके हाथ में समान रूप से समान प्रकार की रेखाएं होंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका भाग्य अलग अलग होता है। विधाता ने सबको अपने तौर तरीके के साथ जीने के लिए यहाँ भेज रखा है और उनके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एक मित्र होता है। उस मित्र के साथ, उसके साथ रहने से उनकी घटनाओं में या किसी तरह का कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन हाथ की अपनी जो रेखाएं हैं, एक मित्र के हाथ में दूसरे, उसके अपने दूसरे मित्र के हाथ में, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो रेखाएं जो है वो एक जैसी, कुछ कुछ रेखाओं का जो घटना चक्र है वो एक जैसा मिलेगा, लेकिन आगे चल करके वो घटना चक्र बदल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हाथ की जो उंगलियां हैं, हाथ के जो, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हस्तरेखा विज्ञान में हाथ के जो प्रकार हैं, अलग अलग तरीके के प्रकार हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के हाथ जो है ये पाए जाते हैं। बहुत से हाथ होते हैं बहुत ही सुंदर आकर्षण लिए हुए, और ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व होता है, बहुत सुंदर हाथ उनके होते हैं देखने में। और उसी के तहत हाथों की उंगलियां भी बनी होती हैं। हाथ की उंगलियों के आधार पर भी सबका अपना जो भाग्य है वो बदलता रहता है। भाग्य एक जैसा नहीं, बल्कि भाग्य उसका जो बनता है, भाग्य बनते रहता है। किस तरह से बनता है, उसके कर्म रूपी नौका पर चढ़ करके, जैसा वो कर्म करता है, कर्म के अनुसार यदि वो अच्छा कर्म कर रहा है तो उसके अनुरूप उसके हाथ की जो उंगलियां हैं, हाथ में जो बने हुए चिन्ह हैं, हाथ में बने हुए जो आकार हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के चिन्ह जो हैं, उनके आधार पर ये भाग्यों का निर्माण होता है, भाग्य बनता है और बनता ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता रहता है। उन्नति के उस शिखर पर चढ़ने में उसे किसी भी प्रकार की देर नहीं लगती, किसी भी तरह का कोई विलंब नहीं होता। इसीलिए हाथ की जो उंगलियां हैं वो भी अपने आप में माने रखती हैं। बहुत से लोगों के हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं, बहुत से लोगों के हाथ की उंगलियां छोटी भी होती हैं और पतली भी होती हैं। बहुत से लोगों के हाथ की उंगलियां मोटी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। बहुत से लोगों के हाथ की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं अपने उसके एवरेज के हिसाब से, और लंबी भी होती हैं, मोटी भी होती है, और लंबी भी होती हैं, पतली भी होती हैं। और इसी तरह से इन हाथ की उंगलियों के ऊपरी सतह पर जब देखेंगे, जहाँ पर
जो भाग नाखूनों का हिस्सा होता है। नाखून भी अलग अलग तरीके से लोगों के हाथ में, नाखूनों के भी आकार, नाखूनों का भी जो है बनावट वो अलग अलग तरीके से होती है। तो दर्शकों, यहाँ पर जिस तरह से जिसके हाथ में जिस तरह की अंगुलियां होती हैं, जिस तरह के उन अंगुलियों की बनावट होती है, उस बनावट के आधार पर भी उसके भाग्य का अपना निर्माण होता है। भाग्य किस तरह से बनता है और कैसे बना हुआ भाग्य भी बिगड़ जाता है। कब कब किस ऐसे व्यक्ति के साथ किस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटती हैं, वो घटनाएं सकारात्मक रूप लेती हैं अथवा नकारात्मक रूप लेती हैं, इस पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल अंगुलियों के आधार पर सब कुछ बता देना ये संभव नहीं है, क्योंकि हाथ को जब आप किसी के व्यक्ति विशेष के हाथ को जब आप देख रहे होते हैं या उस पर जब आप दृष्टि डाल रहे होते हैं तो हाथ को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। दोनों हाथों को देखना चाहिए, एक ही हाथ को नहीं। बहुत से लोग केवल पुरुषों का हाथ है तो दाहिना हाथ देख लेते हैं, महिलाओं का हाथ है तो बायां हाथ देखते हैं। ये ठीक है, क्योंकि उनके अपने निजी व्यक्तित्व और कर्म के आधार पर हाथ की जो रूपरेखा है, जो संरचना है वो बनती है। महिलाओं के हाथ में, बाएं हाथ पर जो है उनके अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने स्वयं के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, और जैसे पुरुषों के दाहिने हाथ से। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना यह है कि दोनों हाथों को देखना चाहिए। दोनों हाथों से वो सब कुछ आपको पता चलेगा जो उस व्यक्ति विशेष के बारे में, जो होने वाली घटनाएं हैं और उसके जीवन में कब कब उसके जीवन के विभिन्न तरह के जो अवस्था क्रम के तौर पर जो पड़ाव बनते हैं, जो पड़ाव बनते बनते रुक जाते हैं, वो कब और कैसे, कहाँ पर, किस तरह से आप जानेंगे। इसके साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि दर्शकों, अंगुलियों के अतिरिक्त तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक सामान्य तौर पर यदि आपको हस्तरेखा के बारे में जानकारी करनी है, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, यानी कि बृहद विज्ञान है। ये बहुत बड़ा शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र इसे कहते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत बहुत कुछ बातों की जानकारियां रखनी जरूरी होती हैं। यदि आप शुरुआती तौर पर आप हस्तरेखा विज्ञान सीख रहे होते हैं तो वहां पर आपको किन किन बातों का विचार करना होता है, और किन किन बातों का विचार करते करते कैसे कैसे आप अपने उस हस्तरेखा विज्ञान के तहत जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, कहाँ से किन किन बातों का विचार करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष या अथवा स्वयं अपने हाथों की जो आपकी संरचना है, हाथों की जो बनावट है, उसको स्वयं आप देखिए कि किस तरह से आप अपने बारे में, अपने ही बारे में विचार करके आने वाले समय में आप अपने बारे में क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्शन आप जो है प्रेडिक्ट करते हैं, और लोगों के बारे में आप क्या बताएंगे, लोगों के बारे में आप क्या बताते हैं। तो इस ओर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन है जिसे उसका व्यक्तिगत जीवन कहते हैं, यानी कि अब उस व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उसका अपना व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या अध्ययन करना है, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए। और जब आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी तो आप दूसरों के व्यक्तित्व को जानने में बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से सफल हो जाएंगे। तो इसी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आपको आपके सामने में एक हाथ का प्रकार है, इसको भी आप देखिए, क्योंकि हाथ के जो प्रकार है वो अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत से हाथ होते हैं, गांठदार हाथ होते हैं, नुकीले हाथ होते हैं, तो कुछ दार्शनिक हाथ भी होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तमाम हाथ के अलग अलग तरीके की श्रेणियां सामुद्रिक शास्त्र में बताई गई। तो इसलिए दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एक प्रकार का हाथ आप देख रहे हैं सामने में, इसी हाथ के आधार पर भी आप बहुत सारी जानकारियां स्वयं में, अगर इस तरह का हाथ किसी का हो, क्योंकि हाथ नुकीला भी हो सकता है, हाथ लंबा चौड़ा यानी कर्तन लिए हुए
हाथ की उंगलियां भी लंबी और वो उंगलियां देखने में भी बड़ी सुंदर हैं, तो उसका व्यक्तित्व कुछ अलग होगा। अगर वही हाथ की जो करतल है, करतल में जो मांसपेशियां हैं वो उभरी हुई हैं और उंगलियों में तमाम तरह की गांठें बनी हुई हैं, ये हाथ बहुत अच्छी श्रेणी का नहीं माना जाता है। बहुत से हाथ ऐसे भी होते हैं जो मिश्रित हाथ कहलाते हैं। मिश्रित हाथ का मतलब मिला जुला प्रभाव रहता है। अब यहाँ पर देखिए हस्तरेखा विज्ञान में ये सबसे पहले आप यहाँ से अध्ययन करिए कि ये जो सबसे निचला जो भाग है इसको कहते हैं हाथ का मणिबंध भाग। इसी मणिबंध भाग पर यहाँ पर आप देखते हैं मणिबंध से ठीक यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर ये राहु का पर्वत है, ये इसको राहु का क्षेत्र कहते हैं। इससे पहले मैं आपको जानकारी कराऊंगा क्योंकि आकाशीय सौर मंडल में भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं। तो इन्हीं आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों के राजा कहलाने से भगवान सूर्य देवता का जो पद है ये उच्च पद है, क्योंकि राज का पद है, राजा का पद है। इसलिए सूर्य देवता से किन किन बातों का विचार किया जाता है और जिन जिन बातों का विचार किया जाता है उन बातों का विचार सूर्य पर्वत से भी करना चाहिए। अब आपको जानना यह कि सूर्य पर्वत कहाँ पर है। यहाँ पर सूर्य पर्वत है, ये मैंने दिया है, देखिए सूर्य पर्वत यहाँ लिखा हुआ है, ये सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत के साथ साथ अभी यहाँ पर दूसरा यहाँ आप देखिए ये है चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत और ये जो रेखा है ये चंद्र रेखा है। तो चंद्र पर्वत जो है ये तो चंद्र पर्वत आपकी हथेली यानी कि अंगूठे के ठीक सामने वाला जो पर्वत है ये चंद्र पर्वत है। आपकी लगा हुआ जो भाग है ये बुध पर्वत है, ये है बुध पर्वत, ये यहाँ पर लिखा है ये बुध पर्वत है। और ये मंगल पर्वत देखिए, दो मंगल पर्वत जो है हस्तरेखा विज्ञान में दर्शाए जाते हैं। एक मंगल पर्वत तो आपका ये है चंद्र पर्वत से ठीक ऊपर वाला भाग, बीच वाला जो मध्य भाग है ये मंगल पर्वत है, इसको उच्च मंगल पर्वत बोलते हैं। ठीक इसके सामने वाला जो भाग है शुक्र पर्वत से नीचे वाला जो भाग है, ये जो मंगल लिखा है ये मंगल लिखे मंगल पर्वत, और ये वाला जो भाग है ये मंगल पर्वत है और ये थोड़ा सा उससे नीची श्रेणी का मंगल पर्वत कहलाता है। तो अब इसके बाद में देखिए इन पर्वतों के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे बुध पर्वत की स्थिति है सबसे छोटी उंगली के एकदम मूल यहाँ पर जड़ पर, ये बुध का क्षेत्र है, ये बुध पर्वत है। बुध के बाद में देखिए गुरु पर्वत है, ये जो हमारी तर्जुनी उंगली है इसके एकदम यहाँ पर देखेंगे मूल भाग में यहाँ पर ये गुरु पर्वत है। और इस अंगूठे के यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये आपका अंगूठा है, ये अंगूठे से बिल्कुल नीचे ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत के साथ यहाँ पर जो आपकी जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली वाला यानी कि मिडिल फिंगर बोलते हैं, बीच वाली उंगली बोलते हैं, बीच वाली उंगली के नीचे में ये शनि पर्वत है। ये शनि पर्वत, इसी के साथ यहाँ मैंने बताया कि राहु पर्वत सबसे पहले बताया, ये राहु पर्वत है, मणिबंध से थोड़ा सा ऊपर में ये राहु पर्वत है, ये मणिबंध है और मणिबंध पर ये राहु पर्वत है। और यहाँ पर यानी कि शनि पर्वत और जो उच्च का मंगल पर्वत है ठीक इसके सामने में भाग्य रेखा के साथ में लगा हुआ ये केतु पर्वत है। तो इस तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रहों का हथेली में प्रत्यक्ष रूप से आप दर्शन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का मेरा मतलब यह है कि आप अपनी हस्तरेखा विज्ञान में अपनी साधना को इतना अधिक बढ़ाइए ताकि आपकी जो हस्तरेखाएं वो स्वयं में अपने आप में आपको इशारा करने लगेंगी। हस्तरेखाएं स्वयं आपकी अपनी साधना के तपोबल पर जब निरंतर आप अभ्यास करते रहेंगे तो ये हस्तरेखाएं बोलने लगती हैं, आप अनुभव करने लग जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। दर्शकों यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगा, इन पर्वतों के साथ साथ यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, ये जो है ये उंगली, जैसे अंगूठा है ये तर्जुनी उंगली, ये तर्जुनी उंगली है, तर्जुनी उंगली। और ये सबसे देखिए अंगूठे के पास में लगी हुई उंगली को कहते हैं तर्जुनी उंगली।
अब तर्जनी अंगुली के साथ में लगी हुई अंगुली है ये मध्यमा अंगुली है, इसको कहते हैं मिडिल फिंगर, और ये है रिंग फिंगर अनामिका, या ये है कनिष्ठिका अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली। और ये जो है यहाँ से देखिए हमने ये रेखा खींच रखी है इस तरह से, यहाँ पर ये तर्जनी अंगुली है, और ये जो भाग है यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, ये सबसे छोटी अंगुली का जो आया है ये भाग, ये कनिष्ठिका अंगुली है। कनिष्ठिका अंगुली, ये अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा। इस तरह से जो 5 अंगुलियों का जो नामकरण किया गया है सामुद्रिक शास्त्र में, इस तरह से ये 5 अंगुलियों का नामकरण किया गया है। अब ये मैंने इनको दर्शाया इस तरह से, ये कनिष्ठिका अंगुली है। अब इसके साथ साथ इन अंगुलियों के जो ये पोर हैं अगले अगले देख रहे होंगे, ये जो पोर हैं यानी कनिष्ठिका अंगुली में और इसमें बीच में, निश्चित तौर पर अंगुलियों के बीचों बीच में आप देखते हैं ये अलग अलग ये देखते हैं 2 अंगुलियां जो है ये यानी कि 3 हिस्सों में बटी होती है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग से तृतीय भाग। इस तरह से ये अंगुलियों में जो पोर हैं ये 2-2 पोर होते हैं। कुछ अंगुलियों में ऐसे हैं जहां पर कुछ ही हाथ ऐसे होते हैं जहां पर 2 पोर की जगह में स्थान पर 3 पोर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्शकों, ये 2 पोर निश्चित तौर पर होते हैं यहाँ पर ऐसे इस रूप में, और अब ये 2 पोर की जगह में यहाँ पर 3 पोर की भी स्थिति देखी जा सकती है। तो मुख्यतया 1, 2, 3 यानी कि ये 3 भागों में अंगुलियां बटी होती हैं। इस तरह से आप इसके आधार पर भी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ जानकारी उन्हें दे सकते हैं। यहां पर देखिए, अब प्रायः जो हाथ की हथेलियां हैं, हाथ की हथेलियों में भी तमाम तरह की जो रेखाएं उस हथेली में विद्यमान रहती हैं, उन रेखाओं के द्वारा भी अलग अलग तरीके की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अंगुलियों में प्रायः जो है ये 2 पोर होते हैं। इन 2 पोरों की सहायता से ये जो अंगुलियां हैं इनको 3 खंडों में यानी 3 भागों में विभक्त, यानी ये है अपने आप, ये ईश्वरीय संरचना है, ईश्वर का बनाया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ प्रदत्त ज्ञान है। और अब किसी हाथ में अगर 3 पोर है तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत और विलक्षण शक्ति वाला प्रतिभावान होता है। विशेष रूप से ऐसा देखा गया है, यदि किसी व्यक्ति विशेष की किसी भी अंगुली में अगर 3 पोर हैं तो ऐसा व्यक्ति अति भाग्यवान होता है। दूसरी तरफ से अब यहाँ पर देखेंगे मणिबंध का, जो यहाँ पर सबसे नीचे मणिबंध है। अब इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे, अभी हमने आपको बता दिया कि ये अलग अलग जो पर्वत और अलग अलग प्रकार की जो अंगुलियां, और इसी के साथ में ये पर्वत और अंगुलियों का आपसी जो तालमेल है, क्योंकि अंगुलियों की बनावट के आधार पर और ग्रह पर्वतों के आकार और प्रत्याकार के आधार पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या स्वयं अपने बारे में आप किस तरह से एक निश्चित तौर पर यह कहने में समर्थ हो जाते हैं कि आपके साथ अमुक घटना घटने वाली है और ये घटना कब घटेगी, इसका जो समय, इसकी जो समय अवधि होगी वो क्या होगी। दर्शकों, यहाँ पर हथेली में ग्रहों के, ग्रह पर्वतों के आकार, उनकी बनावट और साथ ही साथ हथेली में बनी हुई रेखाओं के आधार पर और उन रेखाओं पर बने हुए जो अलग अलग तरीके के चिन्ह होते हैं या निशान बने होते हैं, उन निशानों के आधार पर, निशान का मतलब मेरा है चिन्ह से संबंधित, यानी कि कुछ ऐसे
लाइनें एक दूसरे की ओर यानी कि एक छोर से दूसरी छोर की ओर जाती हुई दिखती हैं, तो ये लाइनें एक लाइन ऐसे निकल रही है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, यानी कि इन लाइनों का जाल जैसा बिछा रहता है हथेली में। और ये जो रेखाएं हैं, ये लाइनें, ये जो मुख्य लाइनें हैं उनको क्रॉस करते हुए जाती हैं, काटते हुए जाती हैं। तो कैसे जाती हैं? जैसे मणिबंध से जो रेखा जा रही है सीधे, देखिए इस शनि रेखा बोलते हैं इसको, क्योंकि शनि पर्वत की ओर जा रही है। अब शनि रेखा को ही भाग्य रेखा भी कहते हैं। भाग्य रेखा हमेशा यहाँ मणिबंध और जो आपकी ये देख रहे हैं मणिबंध से और जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा के साथ जुड़ करके, यानी जो जीवन रेखा से निकल करके यानी कि शनि पर्वत की ओर ऊर्ध्वगामी होकर के ये रेखा जाती है, इसे कहते हैं भाग्य रेखा, और इसी को शनि रेखा भी कहते हैं। दर्शकों, आपके बुध पर्वत, ये देखिए बुध पर्वत है, बुध पर्वत के नीचे से रेखा निकलती है और बुध पर्वत के नीचे से रेखा यहाँ पर देख रहे हैं, यह रेखा सीधे मुड़ करके जाती है यूं, तो यह रेखा आपकी हृदय रेखा कहलाती है। इसी रेखा को कहते हैं स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा भी इसी को कहते हैं। और इसी देखिए ये आपके हाथ की हथेली में देख रहे हैं जुपिटर माउंटेन, यानी बृहस्पति माउंटेन जो है, इसके नीचे से जो लाइन आ रही है और यह सीधे हृदय रेखा के नीचे आकर के यहाँ पर, और ये विशेष करके बहुत से हाथों में ये आगे ही यहाँ पर रुक जाती है और बहुत से हाथों में यह रेखा यहाँ पर आपके यानी कि चंद्र पर्वत के ऊपर, बुध पर्वत के नीचे जो मंगल का जो उच्च पर्वत है वहां तक आकर के, यानी कि वहां तक आकर के मंगल पर्वत के एक अगला जो छोर है मंगल पर्वत का, उसको स्पर्श करती है। तो इसको कहते हैं यानी कि मस्तिष्क रेखा। हृदय रेखा यानी स्वास्थ्य रेखा के निचली जो रेखा है उसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन। अब देखिए आपके बृहस्पति पर्वत से नीचे यानी कि अंगूठे, जो आपका अंगूठे वाला जो क्षेत्र है, ठीक उससे ऊपर से बृहस्पति पर्वत से टच करती हुई रेखा जो भाग्य रेखा के बिल्कुल करीब होते हुए नीचे को निकलती है, यह रेखा, इस रेखा को कहते हैं जीवन रेखा, लाइफ लाइन। और यह रेखा, यह लाइन जो है सीधे तौर पर आकर के यहाँ पर देखिए जो अंगूठा है, अंगूठे का जो जड़ है और मणिबंध का जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के यह रेखा रुक जाती है। बहुत से हाथों में यह रेखा मंगल पर्वत पर, यानी कि मंगल का जो निम्न क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, यहाँ पर यानी शुक्र पर्वत से लगा हुआ, यहीं पर आकर के रुक जाती है। अब ये जो जीवन रेखा है ये यहाँ से बृहस्पति पर्वत के नीचे से ये निकलनी प्रारंभ होती है, यहाँ से निकली होती है और यहाँ पर जाकर के इसका रेखा का समापन होता है, यानी कि रेखा यहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है। तो दर्शकों, इसमें अभी आप देख सकते हैं, अब एक रेखा है यहाँ पर चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा, जिसको कि प्रायः इस रेखा को व्यवसायिक रेखा भी बोलते हैं, व्यापार रेखा भी बोलते हैं। चंद्र पर्वत से निकल करके बुध पर्वत तक जाती है और एक ऐसे सीधी रेखा और सरल रेखा के तौर पर नहीं, बल्कि एक टर्न लेकर के, एक घुमाव लेकर के चंद्र पर्वत से निकलती है, बुध पर्वत तक चली जाती है। तो इसको व्यापार रेखा भी कहते हैं, बिजनेस रेखा भी कहते हैं। और इसी रेखा के ठीक यानी भाग्य रेखा के साथ जुड़ी हुई रेखा एक उसकी सहायक रेखा के रूप में जाती है, जो व्यक्ति विशेष के उस व्यवसायिक रेखा को परिवर्तित करते हुए, यानी कि उसके कैरियर को, उसके व्यापार को, उसके बिजनेस को यानी परिवर्तित करते हुए, यानी कि उसको बदलाव लेते हुए एक दूसरे, यानी कि सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि व्यवसायिक परिवर्तन करने वाली रेखा,
वह उसकी सहायक रेखा होती है, जो उसे एक व्यवसाय से अन्य व्यवसायों की तरफ संलग्न करती है। तो इसी क्रम में दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह से ये तमाम रेखाएं हैं। इन रेखाओं के साथ साथ में अभी जो मंगल का जो क्षेत्र है, इसको भी मैंने अभी आपको दर्शाया बताया है। और इसी के साथ तमाम तरह के जो हथेली में बने हुए चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों के आधार पर भी बहुत कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। क्योंकि हथेली में मंदिर के आकार नुमा चिन्ह भी बने होते हैं, उसके आधार पर आप ठीक देख सकते हैं कि मंदिर नुमा जो चिन्ह होते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। और कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो आपको मंदिर के रूप में नजर नहीं आएंगे, लेकिन जिस चिन्ह तो है लेकिन उसके भुजाओं के रूप में, यानी कि 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज बना हुआ है। अब बृहस्पति क्षेत्र पर चतुर्भुज बना हुआ है, मध्यमा अंगुली के नीचे में शनि क्षेत्र है, शनि क्षेत्र पर चतुर्भुज बना हुआ है, सूर्य क्षेत्र पर चतुर्भुज बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? हथेली के बीचों बीच बना हुआ है या ट्रायंगल बना हुआ है। अब अभी क्या है देखिए, हृदय रेखा के और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पर बहुत से लोगों के हाथों को आप देख लीजिए, यहाँ ट्रायंगल होगा यानी त्रिकोण होगा। इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा धन होता है, धन आता ही रहता है, खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती है, खर्च कर रहे उसके बाद भी धन की प्राप्ति होती जा रही है। अनेक तरह की, यानी कि जिसको भूस्वामी कहते हैं, अनेक तरह की संपत्तियां को लेकर के, यानी कि उनका संग्रह करने वाला, संपत्तिवान, धनवान ऐसा व्यक्ति जो मनी ट्रायंगल लिए होते हैं। और इसी के साथ में फूल के आकार का चिन्ह, उसमें भी कमल के फूल का चिन्ह जिनकी हथेली पर हो, ऐसा व्यक्ति साक्षात राज दरबार में उच्च पद पर बैठने वाला राजनेता अथवा विशेष गति पर बैठने वाला देश का नायक होता है। ऐसे व्यक्ति कमल के फूल के सदृश चिन्ह बना हुआ हो हथेली में, किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा उसके जीवन काल में मिलती रहती है। कभी भी नीचे की तरफ हतोत्साहित होकर के मुंह मोड़ता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है। तो इसी के साथ दर्शकों, हाथ के इस क्षेत्र में आप देख से विभिन्न प्रकार के जो हाथ हैं, उन हाथों के द्वारा भी अनेक तरह की जो उनके जीवन काल में होने वाली शुभाशुभ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के साथ साथ सीधे तौर पर बहुत सी रेखाएं हैं इनमें, जिनको हम ट्रांजिट लाइन बोलते हैं, गोचरी रेखा बोलते हैं। गोचरी रेखाओं के साथ में भी एक जो मैं आपको इस जो आज बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, हस्तरेखा विज्ञान में जब आप कोई भी व्यक्ति ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आगे चल करके अलग अलग तरीके के वीडियो बना करके फिर से मैं बीच बीच में भेजते रहता हूँ उसे भी, और उनको भी आप ध्यानपूर्वक सुने, जिससे कि आपको हस्तरेखा विज्ञान में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। और यहाँ पर जैसे ये अंगुलियां हैं, अंगुलियों के ऊपरी भाग में भी ये जो पहले वाला जो पहला पोर होता है, उसके ऊपर में अंगुलियों का जो मुख्य भाग जहाँ पर है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे घुमावदार, यानी कि ऐसे जब राउंड लिए हुए अंगुलियों के सबसे ऊपर में देखिए जो पहला पोर है उससे लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पर अगर आपकी हथेली में बिल्कुल राउंड लेकर के एकदम रिंग जैसी बनी हो, गोल छल्ला जैसा घूम रहा हो और ऐसे तमाम घूम रहे हो, तो ये जो है एक चक्र का प्रतीक है। ऐसा बहुधा अगर आपके दोनों हाथ की हथेलियों में, 10 हाथ की हथेली में और हथेली के, यानी कि हाथ की, आपके हाथ में जो अंगुलियां हैं, उन अंगुलियों में ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे, यदि 10 अंगुलियों में यदि ये चक्र बने हैं, तो 10 चक्र का मतलब है कि वह व्यक्ति निश्चित तौर पर राजा बनेगा ही बनेगा।
बहुत से लोगों के हाथ के उसमें जो है शंख के आकार के शंख बनता है, और बहुत से लोगों के हाथ में पद्म भी बने होते हैं, और बहुत से लोगों के हाथ में शंख भी है, चक्र भी है, पद्म भी है। अब हाथ में ये शंख चक्र पद्म जो है ये केवल अंगुलियों में ही नहीं होते, अंगुलियों में तो होते ही होते हैं, लेकिन हाथ की हथेली में भी ये शंख चक्र पद्म ये बने होते हैं। अब आपको देखना है कि कहाँ शंख बना हुआ है, कहाँ चक्र बना हुआ है, कहाँ पर पद्म बना हुआ है। मणिबंध से ऊपर में है, भाग्य रेखा के पास में है, या मस्तिष्क रेखा के साथ में बना हुआ है, या हृदय रेखा के साथ में बना हुआ है। इन रेखाओं का जो मुख्य रेखाएं हैं, रेखाओं के साथ में इनकी सहभागिनी होकर के, यानी कि सहभागिता निभाते हुए अन्य रेखाओं भी जो है, अन्य रेखाएं भी जो निकली होती है वो शाखाओं का काम करती हैं। भाग्य रेखा में बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य रेखा के साथ में दूसरी रेखा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य रेखा केवल एक ही रेखा का रूप लेकर के आगे नहीं बढ़ती है, उसी भाग्य रेखा के साथ साथ उसके साथ यानी कि मिलते हुए शाखाओं का रूप बनाते हुए भी भाग्य रेखा आगे बढ़ती है, ताकि जीवन के विभिन्न आयामों में, विभिन्न समय में उस भाग्य रेखा का उसके जीवन के साथ जो परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है, उसी शाखाओं के साथ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। उन शाखाओं के समयावधि को जान करके आप किसी निश्चित तौर पर निश्चित आयाम तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह से जीवन रेखा का भी है। जीवन रेखा भी साफ सुथरी रेखा आपने यहाँ बृहस्पति क्षेत्र से लेकर के मणिबंध के ऊपरी भाग यानी शुक्र पर्वत के नीचे तक जो आती है लाइफ लाइन, यह रेखा भी बीच में टूट करके फिर दोबारा जो है किसी अन्य रेखा के साथ संयोग करके जुड़ करके निकलती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये दो रेखाओं का रूप लेकर के भी आती है। बहुत से हाथों में हृदय रेखा कई बार जो है आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के हाथों में, यदि आपने नहीं भी देखा होगा मैं बता रहा हूँ आपको, स्वास्थ्य रेखा बहुत से लोगों के हाथ में गायब रहती है, यानी कि बहुत थोड़ी सी होती है। जिनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती है, बहुत से लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा तो होती है, स्वास्थ्य रेखा गायब रहती है। ऐसे में क्या होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य खराब होता है, हृदय से संबंधित परेशानियां होती हैं। मस्तिष्क रेखा यदि बहुत सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, या मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के साथ जुड़ी हुई है, या मस्तिष्क रेखा और ये जो अपनी हृदय रेखा है ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ गई हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वह व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक होगा, मस्तिष्क से काम करने वाला, दिमाग से, दिलों दिमाग से काम करने वाला। तो दर्शकों, यहाँ पर मैंने आपको अभी ये सामान्य बातें बताई हैं ताकि आप इस हस्तरेखा विज्ञान में प्रवेश कर सकें। अभी अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलग अलग तरीके की जानकारी दूंगा, अलग अलग रेखाओं के बारे में, अलग अलग पर्वतों के बारे में, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की अंगुलियों के बारे में, और अंगुलियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के हाथ, छोटे हाथ, बड़े हाथ और मध्यम श्रेणी के हाथ, इन सब हाथों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सा ये जो रेखाएं हैं आपको कब किस समय में, आपके जीवन के किस समय में, यानी कि आपके जीवन का जो पूर्वार्ध समय था, शुरुआती समय था, या आपके जीवन का जो आने वाला समय है, या आपका जीवन का जो चक्र वर्तमान समय में जो चल रहा है, और ये किस तरह आपको कहाँ किस दिशा की ओर ले जा रहा है, कैसे आपका भाग्योदय होगा, और कब आपका विवाह होगा, कब आपकी संतान होगी, और संतान का सुख किस तरह से मिलेगा, आपका पठन पाठन, विद्यार्थी जो जीवन होता है विद्यार्थियों के लिए, उनके पठन पाठन के क्षेत्र में, और कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय आपको रुचिकर लगेगा, किस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपने जीवन में अध्ययन करते हुए अपने व्यक्तित्व को बना सकेंगे। इन सब बातों की जानकारी, आपकी जीवन संगनी कैसी होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा, तो तमाम तरह के गृहस्थ जीवन के संबंधित और धार्मिक तौर पर आपका जो व्यक्तित्व है, धार्मिक आप हैं या नहीं हैं, या फिर जहाँ पर आपका संयोग बन रहा है, यानी कि वो लोग धार्मिक हैं या नहीं हैं, तो जीवन में आपके जीवन काल में हवाई यात्राएं कितनी हैं, या आप कहीं बाहर जाकर के सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह की तमाम रेखाएं हैं जो आपको बाहर
आपका जीवन जो है अपने देश को छोड़ करके दूसरे के देश में जाकर के आप सेटलमेंट करना चाहते तो होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक ऐसी इन स्थितियों के बारे में जानकारी, इस तरह की जो स्थितियां परिस्थितियां जो जीवन काल में बदलती रहती हैं, इनके बारे में जानकारी करने के लिए आपको समय समय पर अधिक से अधिक हस्तरेखा विज्ञान के बारे में अध्ययन करना होगा। तभी आप एक निश्चित तौर पर आप किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य जानकारी प्राप्त करने से आप किसी निश्चित तौर पर यह नहीं कर सकते कि ये चीज इस दिन एक घटना घटने वाली है। यदि आपको सही मायने में जानकारी हो जाएगी, आप सही मायने में जिस तरह से आप जिस किसी के भी हाथ को पकड़ेंगे तो पकड़ते ही आपको आंतरिक रूप से अनुभूति होने लगती है और रेखाएं बोलने लगती हैं, पर्वत बोलने लगते हैं। आप सीधे तौर पर उस व्यक्ति विशेष के बारे में जिसका हाथ पकड़ते हैं उसके बारे में आप स्वयं बोलने लग जाते हैं कि आपके सामने में ये स्थितियां बन रही हैं और हमारे समय में जो है आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी उम्र के इस समय में, इस समय अवधि में आपके साथ में ये घटना होने वाली है। इसी के साथ स्वास्थ्य से संबंधित रेखा, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, लाइफ स्टाइल कैसी होगी आपकी और अपने जीवन काल में आपका जो जीवन है ये कहाँ तक जाएगा, मस्तिष्क रेखा क्या कहती है, आपकी सोच कैसी है, आपकी मस्तिष्क रेखा के आधार पर आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये सारी चीजें जो है हस्तरेखा विज्ञान में आपको मिलेंगी। और इसी के साथ में आपका भाग्योदय कब होगा, भाग्य रेखा क्या कह रही है, किस तरह से, तो आप ये सारी जो सूचनाएं हैं ये आपको मिलेगी दर्शकों। इसी के साथ अपने घर, कुटुंब, परिवार, भाई बहनों का आपके जीवन काल में सुख है अथवा नहीं है, इन सब बातों की जानकारी इसी देख रहे हैं आप हाथ की हथेली के अंदर में ये सारी जानकारियां मिल सकती हैं। ये सब कुछ इसी हथेली के अंदर में छुपा हुआ है। इसीलिए इसे कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान। इसलिए इसको साइंस का दर्जा दिया गया है। साइंस का दर्जा ही नहीं दिया गया है, यह अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। पूर्ण विज्ञान का मतलब है पूर्ण विज्ञान, यानी कि जिसमें किसी भी तरह का कोई शक न हो, किसी तरह की कोई शंका न हो, किसी और जहां शक होता है, शंका होती है, वहीं उसका समाधान भी होता है। इसका कोई समाधान नहीं है, ये प्रत्यक्ष फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। इसीलिए पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमेशा पूर्णता की ओर अग्रसर रहते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ब्रह्म से, अपने ब्रह्मदेव से, कि वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपको मनचाहा फल की प्राप्ति कराएं और आप हर तरह से आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।